दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज आपके चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के फ्रॉम योर बुक जियोग्राफी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की। सबसे पहले आपको पहुंचना है evidyarthi.in की वेबसाइट पर, फिर आपको जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू पे क्लिक करने में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको स्कूल में क्लिक कर देना है एंड देन स्कूल में जाते ही आपको क्लास 8, हमें क्लास 8 चाहिए, राइट। सो क्लास 8 में जियोग्राफी पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपको जियोग्राफी क्लास 8 से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, रिवीजन नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यू पे क्लिक करते ही आपको कुछ चैप्टर के बारे में पूछेंगे कि कौन से चैप्टर का भाई करना है आपको एमसीक्यू। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 पे क्लिक हो जाएगा भाई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इन तांजानिया इज सिचुएटेड। तांजानिया के बारे में पूछ रहे हैं कि तांजानिया कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। तो साउथ अमेरिका लिखा है, अफ्रीका लिखा है, एशिया लिखा है, यूरोप लिखा है। ये तीनों ही एक एक कॉन्टिनेंट है। सो तांजानिया, करातीना, नाइजीरिया, युगांडा, ये सारे के सारे जितने भी है ना स्टेट्स है, कंट्री, ये सब आ जाएंगे साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के अंदर। सो अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। चाइना के बाद अफ्रीका हमारा बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट भी है ऑब्वियसली यूरोप की तरह। तो बेसिकली तांजानिया का मैंने नाम सुना होगा, अफ्रीका याद आता है, तो बेसिकली इसका हो जाएगा अफ्रीका। यूरोप के अंदर रशिया आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, पोर्चुगल आ जाता है। एशिया के अंदर इंडिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना आ जाता है, बहुत ऐसी एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, वियना आप देख सकते हैं। तो बेसिकली तांजानिया इज गोइंग विद अफ्रीका, तो अफ्रीका इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पूछा जा रहा है। नेचुरल जो डायरेक्ट नेचर से हमें मिलता है, प्रकृति माँ की देन होती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कुछ फालतू का टेक्नोलॉजी नहीं लगता है। तो लैंड नेचुरल है, वाटर नेचुरल है, एयर दैट वी ब्रीथ नेचुरल है। सो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज माने जाएंगे, इसलिए हम कर देंगे ऑल ऑफ दीज। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमने देखा है कि हमारे पूरे कंट्री के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कहीं पे लैंड बहुत ज्यादा है, कहीं पे लैंड थोड़ी कम दे रखी है। अगर आप बात करें मिजोरम की बात करें, वो काफी छोटा सा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जर्मनी से भी बड़ा है। तो हर जगह लैंड अलग है, क्लाइमेट अलग है, सब कुछ अलग है। सो बेसिकली लैंड एंड क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सेटलमेंट। तो बेसिकली इसका लैंड होगा, हर जगह लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनइवन है, इस वजह से पॉपुलेशन भी वहां पे अनइवन है। और लोग क्लाइमेट भी देखते हैं, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी वही वहां नहीं जाना है, जहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा होगा वहां जाना है। तो बेसिकली लैंड एंड क्लाइमेट की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारे पूरे अर्थ के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यानी कि एक कॉमन रिसोर्स जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, सो उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोल दिया जाएगा। सो बेसिकली इसका आंसर होगा कम्युनिटी लैंड। इंडिविजुअल बिल्डिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगा, लोग उसे इतने ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज कर रहा है। इंडिविजुअल बिल्डिंग तो कहीं से नहीं होगी, इस चैप्टर में बिल्डिंग करके कुछ भी नहीं है। तो आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा हो तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा भाई, ठनक जाएगा, कम्युनिटी लैंड इज द राइट आंसर। जो कॉमन पीपल, बहुत सारे कॉमन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉमन ग्रुप यूज करता है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर ग्रुप तो कम्युनिटी ही बोला जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं भाई। डॉट इज द यूज ऑफ लैंड फॉर different purpose like agriculture, forestry, mining, construction of land, building house, industries and road। यहाँ पे बोला गया कि लैंड, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लैंड डिग्रेडेशन दिया है, लैंड यूज दिया है, लैंड फिलिंग दिया है और
लैंड टेकिंग। ऐसी कौन सी लैंड है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, रोड बनते हैं, हर तरीके का चीजें होती है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हर चीजों के लिए यूज होता है। सो बेसिकली इसका आंसर होगा लैंड यूज। लैंड का यूज हो रहा है इन सब चीजों के लिए, तो इसका आंसर होगा लैंड यूज। लैंड डिग्रेडेशन के लिए होगा ऑब्वियसली, जो लैंड एकदम बंजर पड़ी है, जहाँ पे फर्टिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल खाक बंजर है, वहां फार्मिंग हो पाएगी, वहां कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, क्योंकि मतलब वो तो सोच लीजिए उसकी हालत ही खराब है। तो लैंड डिग्रेडेशन में ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। वहीं पे आप लैंड फिलिंग की बात करें, लैंड फिलिंग मतलब कि आपने देखा होगा कचरा पट्टी जो होती है, लैंड फिल कर रखा होता है कचरे के साथ, तो वहां भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वहां भी फार्मिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। सो लैंड यूज इज द राइट आंसर। फिर हम आ जाते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन द यूज ऑफ लैंड, यानी कि इनमें से कौन सा यूज ऑफ लैंड को बताता है। ठीक है, सो हम जब कोई भी लैंड यूज करते हैं तो वहां पे क्या चीजें देखते हैं, कौन सी अच्छी चीजें हमें प्रभावित करती हैं, वो देखते हैं। सॉइल एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज। अब भाई यहाँ पे ये सारे ही मुझे ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक लैंड में खेती करने जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। पानी अच्छा चाहिए होता है, क्लाइमेट वेजिटेशन अच्छी चाहिए होती है, सॉइल अच्छी चाहिए होती है, टोपोग्राफी अच्छी चाहिए होती है। सो कर देंगे हम लोग ऑल ऑफ दीज पे। अब आ जाते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑस्ट्रेलिया यूज इट्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एरिया फॉर। ऑस्ट्रेलिया अपना लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एरिया या फिर लैंड कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करती है? पहला आता है क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस। अदर यूजेस तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी, फॉरेस्ट तो नॉर्मली नेचुरली बनाया ही होता है, वो यूज थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, क्रॉपलैंड, क्रॉपिंग भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होती है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पैस्चराइजेशन बहुत ज्यादा चलता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पैस्चराइजेशन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एरिया कवर करता है। अब हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज। तो आपको तो पता ही है कि सॉइल की एक लेयर होती है, परत दर परत होती है, उसके अंदर उसी हिसाब से फर्टिलिटी होती है, किसी में बंजर होता है। तो बेसिकली पहला लेयर है जो टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल आ जाता है, तो उसके बाद आ जाता है बेड रॉक। बेड रॉक को पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? विदर्ड रॉक, पेरेंट रॉक, सबसॉइल, नन ऑफ दीज। तो सबसॉइल हमारी सेकंड लेयर होती है। सबसॉइल के बाद लास्ट लेयर बेड रॉक होती है, या उसको पेरेंट रॉक भी बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा सख्त और रॉकी टोपोग्राफी होती है। बहुत ज्यादा सख्त रॉक होते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, कोई फर्टिलिटी नहीं होती, वहां पे आप किसी भी तरीके की क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं। बेसिकली टोपोग्राफी का जो दो मेन लेयर होती है वो होती है सबसॉइल एंड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अंदर सारा ऑर्गेनिक मैटर एकत्रित रहता है, और सब सॉइल के अंदर थोड़ा सा टोपोग्राफी में थोड़ा सा फर्टिलिटी रहती है। उसमें इतने अच्छे क्रॉप तो नहीं उगेंगे, लेकिन ठीक ठाक काम चल जाएगा। जिन क्रॉप को फर्टिलिटी नहीं चाहिए, जैसे कि जूट हो गया, वो क्रॉप उसको उगाए जा सकते हैं। सो द लास्ट लोअर मोस्ट लेयर जो लास्ट लेयर है वो आपकी पेरेंट रॉक होगी, जिसको बेड रॉक भी बोला जाता है, यानी कि बेड ऑफ रॉक्स। ठीक है, और वहां पे कोई पानी नहीं होता, कुछ फर्टिलिटी कुछ भी नहीं होता। तो द लास्ट लेयर इज पेरेंट रॉक। विदर्ड रॉक भी क्यों नहीं होगा? एक्चुअली विदर्ड रॉक होता है विदरिंग। विदरिंग क्या होता है? विदरिंग प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली रॉक्स का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना और बिल्कुल मिट्टी जैसा मिल जाना। तो वो सरफेस की ऊपर की लेयर में होता है। सो विदर्ड रॉक भी तो सरफेस की ऊपर की लेयर में होगा। बेसिकली ये भी हमारा लोअर मोस्ट लेयर नहीं कहलाएगा। द आंसर विल बी पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक है, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि सॉइल का भाई अच्छे से साधन निकले, कंजर्व रहे, अच्छा रहे, उसके अंदर क्या आ जाता है भाई? सॉइल कंजर्वेशन कौन कौन से ये ऑप्शन भाई प्रदान कर रहे हैं भाई? मल्चिंग आ जाता है। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट को मॉइस्चर कंटेंट देना होता है, पानी अच्छा खासा बना रहे, तो उसमें मल्चिंग यूज होता है। हमने देखा कि एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसके पास सूखी घास बिछा रखी होती है, सो वो भी सॉइल कंजर्वेशन माना जाता है, हम सॉइल को बचा रहे हैं। शेल्टर बेड्स, जब भी हम कोई एग्रीकल्चर फील्ड बनाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, समझ लीजिए वहां पे गेहूं उग रहा है, तो गेहूं के नीचे तो भाई सतह में तो सॉइल है ना, मिट्टी है, तो भाई वो विंड से उड़ के इधर भी जा सकती है। तो विंड को रोकने के लिए शेल्टर बेड, बड़े बड़े पेड़ वहां पे लगा दिए जाते हैं जिससे विंड रुक जाए, वो शेल्टर बेड कहलाता है। कॉन्टर प्लाउइंग, हम जब एक बड़ा सा स्लोप होता है, पर्वतीय इलाका, वहां पे ऐसे गोलाई आकार में
प्लाउइंग कर रखी होती है, गोलाई आकार में कटा हुआ होता है वो नेचुरली, एंड वहां पे भी लोग खेती करते हैं। तो अगर बारिश आएगी तो उसका जो वहां पे जो मिट्टी होगी वो नीचे सतह दूसरी सतह में आ जाएगी, फिर वहां पे बारिश होगी दूसरे सतह में तीसरे सतह में आ जाएगी, तो वहां पे सॉइल कभी खराब ही नहीं होगा। नीचे जहाँ पे खेती हो रखी होगी उसके अंदर आके दूसरा सॉइल गिर जाएगा, तो उसमें कभी सॉइल खराब ही नहीं होगा, सॉइल बहकर कहीं नहीं जाएगा। कॉन्ट्राप्लाइंग होगी। तो ये सारे के सारे जितने भी थे ये सारे सॉइल कंजर्वेशन की ओर इशारा करते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर सतही पानी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। वाटर थ्रू हैंडपंप तो डायरेक्ट पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर यूज करता है। वाटर थ्रू सबमर्सिबल पंप नीचे से जो पाइपें जा रही होती है वो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है। वाटर थ्रू वेल्स, भाई वेल भी कुएं से ही, मतलब कुएं भी तो अंडरग्राउंड ही होता है, वो तो उससे पानी लेते हैं। सो वाटर फ्लोइंग इन रिवर, रिवर तो ऊपर होता है, वो अंडरग्राउंड नहीं होता है। सो वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इज द राइट आंसर फॉर अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर का बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं है। सो यहाँ पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बर्ड सैंक्चुरी। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, आपको क्वेश्चन को दोस्तों ढंग से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आपको नॉट कहाँ दे दे, कहाँ गोल्ड का कोल दे दे, वहीं पे वही गलती हो जाती है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस वाले में करा, इसमें नॉट दे रखा विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये सारे तो ग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल थे लेकिन ये नहीं था, ठीक है। सो ऐसे वही ट्रिकी करके दे देते हैं। अब आ गया हमारा बर्ड सेंचुरी। फेमस कौन सी बर्ड सेंचुरी है। अब यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे आपको जानवर अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। टाइगर पार्क है दुधवा उत्तर प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पे भाई टाइगर पार्क है, एनिमल्स का पार्क है। गिर फॉरेस्ट की बात करें तो गिर फॉरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो फॉरेस्ट इलाका है, वहां भी आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ नेशनल पार्क, इट्स लाइक फॉर एनिमल्स। तो भरतपुर सेंचुरी है ना, दैट विल बी द राइट आंसर। आई थिंक ये राजस्थान में है भरतपुर सेंचुरी। बहुत सुंदर तरीके की बर्ड्स मिलती है। इफ यू एवर विश टू विजिट राजस्थान तो भरतपुर सेंचुरी जरूर जाइएगा। इसको शायद क्योलाडियो भी बोला जाता है, क्योलाडियो सेंचुरी ऐसे भी बोला जाता है। सो भरतपुर सेंचुरी विल बी द राइट आंसर। 12 पे आ जाता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज ये एरिया अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, इतना इंक्रीज क्यों करना चाहिए। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। वही एनिमल्स को, जैसे हम घरों में रहते हैं वैसे जानवरों को भी जगह चाहिए होती है रहने की। सो फॉरेस्ट में होने चाहिए, फॉरेस्ट इंक्रीज करना चाहिए हमें एरिया। फॉरेस्ट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये बच्चा जानता है शायद कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन रेजिंग द लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉरेस्ट की वजह से बारिश आती है। तो ये सारे क्वेश्चन के ये जो आंसर्स हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। फॉरेस्ट में इंक्रीज क्यों करना चाहिए भाई, इतना काफी, इससे ज्यादा तो बोलना ही नहीं है। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब हम आ जाते हैं 13 पे। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज अकर्ड ड्यू टू फॉलोइंग। सो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है फॉरेस्ट का और लैंड का जो डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उनके लिए घर बनाने पड़ रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए फार्मिंग करनी पड़ रही है, तो भाई लैंड तो यूज होगी ही। एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोइंग डिमांड है भाई, पॉपुलेशन है तो उसकी डिमांड भी होगी, खाना चाहिए, घर चाहिए रहने को, तो उसके लिए लैंड यूज तो होगा ही, लैंड डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। सो बेसिकली बोथ ए एंड बी आर दी राइट आंसर फॉर दिस। भाई रिजल्ट आ जाता है हमारा 13 आउट ऑफ 13 करेक्ट आंसर दिए हैं। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 2 ये वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाला आपकी बुक जियोग्राफी से हमने कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप विद्यार्थी.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। टोटली फ्री वेबसाइट है, गो चेक इट आउट। एंड हम जल्दी से मिलने वाले एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर या एमसीक्यू के साथ। दिल कहीं में जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।